हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। जी हाँ, आज के नॉलेज सीरीज पार्ट 2 में हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। सबसे पहले हम ये समझ लें कि पनिशमेंट कहते किसे हैं, पनिशमेंट होता क्या है। पनिशमेंट यानी दंड, सजा, किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट किसे मिलता है? अपराधी को। कब दिया जाता है? जब उस अपराधी की जिम्मेदारी तय कर दी जाती है न्यायालय द्वारा, यानी एक्यूज के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं जब वो साबित हो जाते हैं और उस अपराध में वर्णित सजा उसे दी जाती है। अब सवाल आता है, पनिशमेंट क्यों देते हैं? इसका उद्देश्य क्या है? क्या पनिशमेंट अपने आप में एक उद्देश्य है? मेरे विचार से नहीं। पनिशमेंट अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं है। पनिशमेंट किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का एक माध्यम बनाया जा सकता है, एज ए मीन्स टू अचीव सम ऑब्जेक्ट। किस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए हम पनिशमेंट देते हैं, देखेंगे आज के इस पनिशमेंट की थ्योरीज में। सबसे पहले पनिशमेंट, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द वर्ड पनिशमेंट नॉट बी डिफाइंड अंडर इंडियन पिनल कोड 1860। पनिशमेंट, इट इज द सैंक्शन, इट इज द सैंक्शन, सैंक्शन मीन्स शास्ति, imposed on an accused for the infringement means उल्लंघन करना, for the infringement of established rules and norms of society। किसी भी सोसाइटी में, समाज में जो नियम कायदे जो established है, यदि कोई पर्सन उनका उल्लंघन करता है, उनका इन्फ्रिंजमेंट करता है, उनका वायलेशन करता है, तो उसे सैंक्शन दिया जाएगा। यही एक सीधी सरल परिभाषा है पनिशमेंट की। अब बात आती है कि ये पनिशमेंट जो दिया जा रहा है ये एक्यूज को दे रहे हैं। अब इनको कैसा पनिशमेंट दिया जाए? हमारे देश में पनिशमेंट बहुत तरीके से दिया जाता है, अलग अलग तरीके से दिया जा रहा था, पर जैसे जैसे समय में परिवर्तन होता है उसी प्रकार कोई भी सिद्धांत हमेशा एक जैसा नहीं रह पाता। तो उन्हीं सिद्धांतों को, यानी कि दंड के सिद्धांतों को ही आज हम अपनी इस क्लास में समझेंगे और देखेंगे कि किस तरह से समय के परिवर्तन के साथ साथ दंड के जो सिद्धांत हैं उनमें भी परिवर्तन होने लगा। दंड के सिद्धांत अर्थात थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, हम यहां 4 थ्योरीज को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1, डिटरेंट थ्योरी। नंबर 2, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। नंबर 3, प्रिवेंटिव थ्योरी। नंबर 4 इज रिफॉर्मेटिव थ्योरी। सबसे पहले है डिटरेंट थ्योरी। डिटरेंट थ्योरी को बोलते हैं प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, जो डिटरेंट थ्योरी है, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, ये सिद्धांत आज लागू नहीं है। आज इस सिद्धांत का जनमत नहीं है। क्यों नहीं है? आखिर क्या होता था इस थ्योरी में? इस थ्योरी में जो पनिशमेंट दिया जाता था एक्यूज को, तो उसके पीछे उद्देश्य ये था कि जिसको हम
इतना बड़ा पनिशमेंट दें, ऐसा बर्बरतापूर्ण पनिशमेंट दिया जाए जिससे कि ये एक्यूज्ड ही नहीं बल्कि इसकी तरह मानसिकता रखने वाले अन्य लोगों के अंदर भय उत्पन्न हो, उनके अंदर डर उत्पन्न हो जाए और वो भी इस प्रकार का या किसी भी प्रकार का अपराध करते समय घबराएं, सोचें, भय खाएं, डरें कि यदि हमने इस प्रकार का अपराध किया तो ऐसा पनिशमेंट हमें भी मिलेगा। तो इस सिद्धांत को मानने वालों का ये सोचना था कि जब लोगों में भय उत्पन्न कर देंगे तो अपराध नहीं होंगे। यहां पे मैं ऑस्टिन की बात याद दिलाना चाहूंगा। ऑस्टिन का क्या कहना था? ऑस्टिन का कहना था कि लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन। विधि क्या है? संप्रभु का आदेश। ऑस्टिन ने अपनी थ्योरी में, इंपेरेटिव थ्योरी में 3 चीजें बताई: सोवरेन, कमांड और सैंक्शन, शास्ति। ऑस्टिन का यह मानना था कि लोग लॉ को फॉलो क्यों करते हैं। ऑस्टिन कहता था लोग लॉ को फॉलो इसलिए करेंगे क्योंकि उनके अंदर पनिशमेंट का डर है। इसको हम आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो लोग गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहनते हैं। हाँ, बेशक बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने शरीर की रक्षा करने के लिए, अपने जीवन की रक्षा करने के लिए हेलमेट पहनते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो केवल इसलिए हेलमेट अपने सर पर धारण करते हैं जिससे कि चालान कटने से बच जाए। यानी कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का डर है, तो 200 रुपए या 500 रुपए या 100 रुपए जितने का भी चालान हो, उससे बचने के लिए वो हेलमेट पहन रहे हैं। तो ऑस्टिन की बात तो यहां भी चरितार्थ हो रही है कि लोग लॉ को फॉलो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डर की वजह से, पनिशमेंट का डर है उनके अंदर। चलिए, तो हमें ऐसा लगता है कि ऑस्टिन ने बहुत सदियों पहले यह बात कह दी थी जो कि आज भी सही चल रही है। लेकिन मैं यहां आपको बता दूं कि ऑस्टिन से पहले हमारी हिंदू संस्कृति में त्रेता युग में, श्री रामचंद्र के युग में भी कहा गया है। रामायण में सुंदरकांड के अंदर एक प्रसंग आता है जब प्रभु श्री राम सीता जी की खोज में वानर सेना के साथ समुद्र के किनारे बैठे हैं और उन्हें समुद्र पार जाने का रास्ता नहीं सूझ रहा था। तब उन्होंने समुद्र से हाथ जोड़ के उनके सामने प्रार्थना करी कि आप हमें रास्ता दीजिए। जब 3 दिन बीत गए और समुद्र ने किसी भी प्रकार का कोई उत्तर नहीं दिया, न ही वह उपस्थित हुआ, तब राम को क्रोध आया। हालांकि प्रभु श्री राम तो शांति प्रिय थे, किंतु उन्हें क्रोध कभी कभी कहीं ना कहीं आया भी है। तब सुंदरकांड में ये श्लोक है: विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति, भय बिनु होई न प्रीति। तो हमारी रामायण में तो भय बिनु होई न प्रीति ये तो बहुत पहले कह दिया था, वहीं ये प्रसंग आ गया। कहीं ना कहीं थ्योरी ऑफ पनिशमेंट की बात भी कह दी। कहीं ना कहीं राम को लगा कि भय बिनु होई न प्रीति, कि अब तो डर दिखाना ही होगा। जब तक लोगों में डर नहीं होगा तो वो लॉ को फॉलो कैसे करेंगे। लेकिन मेरे विचार से भय बिनु होई न प्रीत ये हर जगह सदैव सही हो ये जरूरी नहीं। चलिए, डिटरेंट थ्योरी जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत की,
वहां किस प्रकार का भय दिखाया जाता था। पब्लिकली, सामूहिक रूप से फांसी देना, गरम तेल गरम पानी में अपराधी को डाल देना, उनकी खाल खींच लेना, ये नाखूनों को खींच लेना, ऐसी सजा दी जाती थी। और इस सजा को देने के पीछे उनका एक उद्देश्य ये होता था कि ये एक्यूज तो करेगा नहीं, और इस जैसी धारणा रखने वाले और लोग भय खाएंगे, डरेंगे, 100 बार सोचेंगे कोई भी अपराध करने से पहले। तब यहां सामंत क्या कह रहे हैं? सामंत कहते हैं पनिशमेंट इज बिफोर ऑल थिंग्स डिटरेंट and the chief aim of law of crime is to make the evildoer an example and a warn करना है, warning to all that are like minded with him। दंड सबसे पहले निर्माणार्थ है, और दंड विधि का मुख्य उद्देश्य अनिष्ट करने वालों को एक उदाहरण के रूप में बनाना है, उन सबको एक चेतावनी देना है, किनको जो उसके जैसे विचार रखते हो, उन सबको वार्न करना है। ये सामान्य का, और सामान्य तो पहले भी बोला था, सामान्य ने तो ये भी बोला है कि जब समाज और ऑफेंडर के बीच में हितों का संघर्ष हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं क्राइम करने की। When the conflicts of interest between the persons and the society, offenders and the society के बीच में जब इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, तब क्राइम जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। अब बात आती है कि क्या डिटरेंट थ्योरी सही है? हालांकि क्वीन एलिजाबेथ ने भी डिटरेंट थ्योरी की सपोर्टर थी। वो तो छोटी छोटी जो सजा, छोटे छोटे जो अपराध होते थे, पॉकेटमारी, उसके लिए भी बहुत कठोर दंड किया जाता था, रखा जाता था। क्या इस प्रकार की थ्योरी से अपराध कम हो जाएंगे या कम अपराध हो गए थे? खुले में जब फांसी दी गई तो वहां कई लोग, भीड़ इकट्ठी होती थी, और यहां तक भी होता था कि उस सामूहिक दृश्य के अंदर लोगों की जेबें कट जाया करती थी, छेड़छाड़ की घटनाएं हुआ करती थी। क्या उन जेब काटने वालों को पता नहीं था कि ये जो सामूहिक रूप से दंड दिया जा रहा है वो उन लोगों को भय उत्पन्न करने के लिए दिया जा रहा है? तो क्या ऐसी घटनाएं कम हो गई? फांसी पे लटका देना, तेल खौलते पानी में डाल देना, इस प्रकार के सिद्धांत को अपनाने से क्या अपराध कम हो गए? नहीं। मेरे विचार से भय उत्पन्न करना ही सब कुछ नहीं है। जब तक हम सुधार की दृष्टि में, सुधार की तरफ कोई कार्य नहीं करेंगे, उन अपराधियों में अपराध न करने की नैतिकता नहीं जगा देते, तब तक हम उन अपराधियों को अपराध क्षेत्र के अंदर प्रवेश करने से नहीं रोक सकते। इसलिए प्रतिरोधात्मक जो डिटरेंट थ्योरी है, ये सक्सेस नहीं हो पाई। तब इसके बाद हमारी दूसरी थ्योरी पे हम बात करने जा रहे हैं, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी। रेट्रिब्यूटिव थ्योरी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिकारात्मक सिद्धांत। प्रतिकारात्मक सिद्धांत, इस सिद्धांत में यह है कि उसने जितना अपराध किया है एक्यूज ने, उसको सजा उतनी मिलनी चाहिए। यह सिद्धांत टिट फॉर टैट जैसी बातों पर बात करता है, जैसे को तैसा। कांट ने भी कहा है जैसे को तैसा। कांट ने ही इसी बात को कही। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ। इस सिद्धांत को पालना करता है ये। क्या ये सही है?
नहीं, कहीं ना कहीं इसका दृष्टिकोण भी बहुत ही बर्बरतापूर्ण है, इसे भी जनमत नहीं मिल पाया। इस सिद्धांत ने भी अपराधियों को खत्म करने में रुचि रखी, लेकिन अपराध के कारणों को जानने का प्रयास नहीं किया। इसके बाद आता है प्रिवेंटिव थ्योरी, निरोधात्मक सिद्धांत। निरोधात्मक सिद्धांत अपराधी को बार बार अपराध करने से रोकना है। जैसे कि उसे कारावास दे दिया जाए, मृत्युदंड दे दिया जाए, उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाए, उसकी संपत्ति को जब्त कर ली जाए। इस तरह के पनिशमेंट्स प्रिवेंटिव थ्योरी में होते थे। अगर कोई घूसखोरी कर रहा है तो उसे नौकरी से बेदखल कर दिया जाए। हो रहा है, यहां तो करोड़ों रुपयों की घूस इकट्ठी करने के बाद जब पता चलता है तब उसके ऊपर कार्रवाई होती है, और जब तक उसका निर्णय आएगा तब तक उसके द्वारा घूस के द्वारा ली गई रकम जो इसने इकट्ठी करी थी उसका एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर चुका होगा। कई बार तो ऐसे लोगों को नौकरी से भी नहीं निकाला जाता। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, और उसके बाद लोगों को पता ही नहीं आखिर उनके ऊपर हुआ क्या। अगर कोई एक बार, दो बार, तीन बार एक्सीडेंट भी कर देता है, ट्रक से एक्सीडेंट करता है, बाइक से करता है, कार से करता है, उसका लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ये प्रिवेंटिव थ्योरी है। एक तरह से ये उस व्यक्ति को जो अपराध कर रहा है उसे उससे दूर कर रहा है। अब बात आती है कि कारावास कर देने से, कारावास में डाल देने से क्या सुधार आएगा? नहीं। देखिए, आता भी है और नहीं भी आता। कुछ लोगों में आंखों में शर्म होती है और किसी भावावेश में आके उनसे किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य हो गया तो वह उसकी सजा काट ली और उसके बाद वो कसम खा लेते हैं हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कारावास में जाकर के वहां अपने पुराने मित्रों से मिलते हैं, वहां उनको ट्रेनिंग दी जाती है, नई नई तरकीबें बताएंगे। कौन बताएंगे? वहां जो पहले से कैदी हैं, बंद पड़े हैं। तो कारावास देकर के जब वो लोग बाहर निकल के आएंगे तो अच्छे ट्रेन होकर के आते हैं। क्या ये सही है? क्या इससे क्राइम कम हो जाएगा? क्या ये अपराधियों को अपराध करने से रोक पाया? तो किसी हद तक सही था, किंतु पूर्ण रूप से सही नहीं हो पाया, क्योंकि इस थ्योरी में भी अपराधियों के सुधारात्मक विचार नहीं किया गया। उनमें सुधार लाया जाए, उनके कारणों को स्टडी किया जाए, नहीं। तब इसके बाद एक नई थ्योरी आती है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी, सुधारात्मक सिद्धांत। अपराधियों में सुधार लाना, इसका मेन उद्देश्य था अपराधियों में सुधार लाना। यहां इस सिद्धांत में अपराधियों को एक बीमार व्यक्ति की तरह माना जाता है, और उस अपराधी के ऊपर जिस तरह से डॉक्टर एक बीमार व्यक्ति पे इलाज करता है, सेम उसी तरीके से इस अपराधियों पर इलाज करना जरूरी है। अब इलाज कैसे होगा? यह जानने का प्रयास किया जाता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा अपराध क्यों किया, इस अपराध के करने के पीछे कारण क्या था, वो कौन सी परिस्थितियां थी जिससे प्रभावित होकर इस व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया। तो क्यों ना हम उन परिस्थितियों को खत्म कर दें, क्यों ना हम उन कारणों में सुधार कर दें, तो ये व्यक्ति अपराध की जगत से दूर हो जाएगा। ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी है। इस पर तो कई काम किए गए और इसी से ही ओपन जेल का एक कंसेप्ट भी आया।
उत्तर प्रदेश में डॉक्टर संपूर्णानंद जी के द्वारा लगभग 2000 कैदियों को भी खुले जेल में रखा गया। हालांकि उनके ऊपर ऐसा नहीं है खुले जेल में रखा तो उसके ऊपर कोई निगरानी नहीं है, उनके ऊपर प्रोविजन ऑफिसर्स रखे गए, कल्याणकारी अधिकारी रखे गए, लेबर ऑफिसर रखे गए जो उन पे निगरानी रखते हैं। मध्य प्रदेश में भी एक अच्छा उदाहरण है, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कई डाकुओं ने अपने आप को समर्पण किया, उन्हें खुली जेल में रखा गया। ऐसा भी माना गया कि इन लोगों को इनके परिवार से अलग ना किया जाए, परिवार को भी साथ में रहने की इजाजत दी जाए। तो सुधारात्मक सिद्धांत ही कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभदायक है, जहां सुधार किया जाए, अपराधियों को अपराध करने से रोका जाए। भय दिखा करके भी रोका जाता है, लेकिन उनके अंदर सुधार करके रोका जाए, उन्हें सुधार दिया जाए, तो ये एक बहुत बड़ी जीत होगी। सीआरपीसी में भी प्रावधान है, सेक्शन 360 तो प्रोबेशन और उसमें एडमोनिशन पे छोड़ना, गुड कंडक्ट पर उसको छोड़ देना, जुलाइन अपने जस्टिस एक्ट निकल के आते हैं, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट आता है, पैरोल का प्रोविजन आया। क्या है ये सब? ये रिफॉर्मेटिव ही तो मेजर्स हैं, ये हमारे ये रिफॉर्मेटिव टेक्निक्स हैं, ये इस पे हमें काम करना है, तब जाकर के अपराध की दुनिया खत्म हो पाएगी। तो इन सभी सिद्धांतों को समझने से यह निष्कर्ष निकलता है कि रिफॉर्मेटिव थ्योरी इज बेस्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। जब ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो, तो ये सिद्धांत अपने आप में पूर्ण कैसे हो सकता है? सुधारात्मक सिद्धांत अपनाया जा रहा है, अच्छी बात है। अपराधियों के अधिकारों को भी ध्यान में रखा जा रहा है, अच्छी बात है। उनको सुधारा जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन ये थ्योरी भी जो आदतन अपराधी हैं, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, उनमें तो कहीं भी अप्लाई नहीं हो रही। उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कुछ लोग इस सिद्धांत का गलत फायदा उठा लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल। और कई लोगों ने तो ओपन जेल में पहुंच करके भी कानूनों का उल्लंघन किया है, वहां से भागने की कोशिश की है। ओपन जेल में रहते हुए भी उन्होंने अपराध किए हैं। तो क्या ऐसे अपराधियों के लिए हम बार बार रिफॉर्मेटिव थ्योरी अपनाते रहेंगे? मेरे विचार से नहीं। तो आज भी सभी सिद्धांतों को समझने के बाद हमारी समस्या वही की वही है कि अब हम कौन सी सिद्धांत की पालना करें। तो मेरे विचार से इन सब थ्योरीज में कोई एक पर्टिकुलर थ्योरी सही नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर थ्योरी को फॉलो करें। मेरे विचार से हम इन सभी थ्योरी में से कुछ कुछ निकाल करके, कुछ प्रोविजंस इसके, कुछ इसके, कुछ इसके, बहुत कुछ रिफॉर्मेटिव के, हमको एक काम करना होगा, एक ऐसी थ्योरी की रचना करनी होगी जिसके अंदर सभी की मुख्य विशेषताएं मिले। पनिशमेंट की एक ऐसी थ्योरी बनानी चाहिए जहां व्यक्तियों के अधिकारों का हनन न हो और उन्हें सबक भी मिले, जहां दूसरे लोग भय भी खाएं कोई भी क्राइम करते वक्त, और जहां जिन व्यक्तियों ने क्राइम किया है उनके अंदर सुधार भी आए। हमें यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर क्राइम होता क्यों है, क्या इसके पीछे रीजन है, क्या कारण है। इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए एक नए सिद्धांत की रचना की जानी चाहिए, और फिर हम उसे एक नए सिद्धांत के रूप में, दंड के नए सिद्धांत के रूप में हम फिर पढ़ेंगे और फिर उससे रूबरू होंगे, फिर आनंद लेंगे थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट में एक और नई थ्योरी का। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर, जो नॉलेज सीरीज का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। और प्लीज इस चैनल को, आपके इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
शेयर करें, लाइक करें, और फिर लेके आएंगे नेक्स्ट नॉलेज सीरीज का पार्ट 3। उसमें और नई मजेदार बातें पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रहे, अब जो सीरीज हम लोग लेके आ रहे हैं पार्ट 3, उसमें आप अपने साथ इंडियन पिनल कोड जरूर अपने साथ रखें। थैंक यू वेरी मच।